हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी के क्लासेस में। लेक्चर नंबर हम लोग 5 डिस्कस करने वाले हैं इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का। और ये इस लेक्चर से भी मिनिमम एक क्वेश्चन जो है आरआरबी जेई हो, क्या कोई सा भी आप एग्ज़ाम ले लो, चाहे एसएससी जेई भी हो, अगर आप दे रहे होंगे तो आपको इस टॉपिक से अभी जो मैं करवाऊँगा उससे मिलने वाला है। और बाकी जितने भी नए कैंडिडेट हो, जिन लोगों ने यार अभी तक सारे लेक्चर्स नहीं देखा मेरे दोस्त, सारे लेक्चर जो है आपको प्लेलिस्ट जो है जाना वहाँ पे एक जगह पे मिल जाएगी। जो लेक्चर मैं आपको करवाता हूँ यार, कंटेंट जो भी है मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, अगर आप अच्छी खासी फीस भी दे के पढ़ते होंगे ना किसी क्लासेस, मतलब किसी भी कोचिंग में, तो आप उसको कंपेयर करके देखना यार, तो आपको समझ में आएगा कि आप जो पढ़ रहे हो उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। मतलब आपको क्वालिटी जो रहती है ना नोट्स में, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, आपको कमी नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, समझ रहे हो? तो भाई आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी मैं क्लास में करवाता हूँ उसका नोट्स जो है आपको कहाँ पे मिल जाती है, पीडीएफ फॉर्मेट की नोट्स आपको मिल जाती है एटीएस क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, तो उस पर जाना है और सारे नोट्स वहाँ पे जाकर डाउनलोड करके आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। तो चलो, जो बंदे नए हैं उनके लिए थोड़ा सा ये इन्फॉर्मेशन था, और बाकी आप अपनी प्रिपरेशन को यार अच्छे से कंटिन्यू रखो। जो नई वैकेंसीज हम सभी लोग होप कर रहे हैं कि आपको टिल दिसंबर 2023 इस ईयर के एंड में जो देखने को मिल जाए, ताकि हमारी प्रिपरेशन जो है थोड़ी और बूस्ट करके हम लोग और उसको अच्छे से ख़त्म करें। और जो कैंडिडेट जीडीसी के कैंडिडेट है भैया मेरे, आप तो जॉब में भी हो, तो आपको मैं यही बोलूँगा कि आप अपने जॉब में जो है टेस्ट सीरीज़ वगैरह, अगर आपने किसी का परचेज़ किए हो तो जो भी थोड़ा बहुत टाइम मिले तो टेस्ट सीरीज़ जो आपने टॉपिक कंप्लीट करके रखा, टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लगाना, क्योंकि आपके पास, मैं समझ रहा हूँ कि टाइम की कमी रहती होगी। बस उसी टाइम में आपको अच्छे से मैनेज करना है, और थोड़ा बहुत आप सोशल मीडिया वगैरह से भी कट जाओ यार, क्योंकि आप जो है आप चाहते हो कि आप जिस जॉब में हो उस जॉब से स्विच ऑन करना चाहते हो, किसी दूसरे मतलब पोस्ट पर जाना चाहते हो, तो उसके लिए थोड़ी बहुत आपको यार एक्स्ट्रा एफर्ट डालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलो यार, हम लोग पढ़ने वाले के इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट। बिफोर दैट हम लोग थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं, पीछे हम लोग ने क्या पढ़ा था। प्रोडक्शन से हम लोग स्टार्ट किया था कि प्रोडक्शन जो एक स्टेप बाय स्टेप वैल्यू एडिशन प्रोसेस था, प्रोडक्शन सिस्टम देखा। इन्वेंट्री के बारे में समझा कि इन्वेंट्री क्या होता है, गुड्स होते हैं जिसको हम लोग अपने पास होल्ड करके रखते हैं अपने हाथों में, या तो हाथ में मतलब क्या स्टोर में, या वेयर हाउस जो गोडाउन वेयर होता है, क्यों? क्योंकि इसको हम लोग फ्यूचर जो है यूज़ करने के लिए या तो सेल करने के लिए। फिर समझे कि इसकी जो एक एनुअल वैल्यूज़ भी होती है, मतलब इन्वेंट्री को रखने में हमें कॉस्ट भी अलग अलग तरह की आती है, तो उस तरह से वहाँ से हम लोगों ने टोटल एनुअल कॉस्ट देखा था, जो परचेजिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट वहाँ से देखने को मिला था। और जहाँ पे परचेजिंग कॉस्ट क्या होती है आपकी डी इंटू सी थी, ऑर्डरिंग कॉस्ट जो आपकी डी बाई क्यू इंटू सी नॉट, प्लस होल्डिंग कॉस्ट जो आपकी क्यू बाई टू इंटू सी एच। तो ये हम लोग चाहते थे कि जो हम लोग इन्वेंट्री जो है एनुअली जो हम लोग बाहर से मंगवाते हैं, ठीक है, तो टोटल एनुअल कॉस्ट हम लोग चाहेंगे कि मिनिमम से मिनिमम हो। उसके लिए एक ऐसी क्वांटिटी थी क्यू स्टार, जिस क्वांटिटी को मंगवाने से जो है आपको जो है टोटल एनुअल कॉस्ट क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी। और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे हम लोगों ने देखा था कि ऑर्डर कॉस्ट जो है किसके बराबर थी, होल्डिंग कॉस्ट में। और क्यू स्टार जो एक फॉर्मूला यहाँ से हम लोगों ने निकाला था, वो बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आरआरबी जेईई ने भी बहुत सारा पूछा हुआ है, 2D C नॉट इंटू सी एच। मान लो किसी क्वेश्चन में जैसे आरआरबी जेईई के क्वेश्चन पूछा गया, मैं फ्यूचर में करवाऊंगा अभी आपको, ठीक है, तो डिमांड देकर रखा, ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट देकर रखा हुआ, पूछ लिया नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल बताओ कितने होंगे एक साल में। तो हमने पढ़ा है कि अगर हमें क्यू स्टार पता है तो कैपिटल डी तो दिया हुआ ना, इससे नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी हम लोग इस तरीके से निकाल लेंगे। अब बात करते हैं कि यार आप कभी जब मॉल में जाते हो, ठीक है, बड़े बड़े मॉल में आप भी जाते हो, सब जाते हैं, आप देखते हो यार ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, मान लो जितना बड़ा मॉल रहेगा उतनी सारी आइटम्स रहेगी, ठीक है, और उतने सारे आइटम्स का आप समझो कि मैनेजमेंट जो है किस तरीके से होता होगा। मान लो कि 1000 आइटम्स है, अब 1000 आइटम्स को यार मार्केट से ख़रीद के लाना है कि नहीं है, उसको बार बार चेक करते रहना है, कितनी बड़ी बात है। तो कुछ ऐसे कंसेप्ट जो है किसी ने दिया जिससे ये सारी चीज़ जो मैनेजमेंट जो होती है इन्वेंट्रीज़ की, वो बहुत ही आसान हो गई। तो उसी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे फर्स्ट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट या कंट्रोल में ABC कंट्रोल, हम लोग समझेंगे इससे, को अच्छे से टेंशन नहीं लेना, जिसको पेरेटो लॉ बोलते हैं, जिसने इस कंसेप्ट को दिया था, या तो 80-20 लॉ बोला जाता है। उसके बाद आता है वाइटल, एसेंशियल और डिज़ायरेबल के क्लासिफिकेशन, मतलब इस तरह के वर्ग में भी इन्वेंट्रीज को रखा जाता है। हाई, मीडियम एंड लो प्राइस के बेसिस पे रखा जाती है, और स्केयर, डिफ़िकल्ट एंड ईजी। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ABC कंट्रोल, जिसको पेरेटो लॉ, इससे क्वेश्चन फिक्स है, हर एग्ज़ाम में आते हैं, आरआरबी जेईई में भी आए हुए हैं, और आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम जो होगा आरआरबी जेईई का उसमें भी आएगा, इसलिए इसको अच्छे से समझना है कि मान लो कोई मॉल है, जब उसमें आप एंट्री करते हो मेरे दोस्त, तो आप क्या देखते हो, जब भी किसी बड़े मॉल में एंट्री करते हो तो सबसे पहले आपको चमचमाती एक कार दिखती होगी, ठीक है,
उसके बाद फिर आप मान लो अदर फ्लोर्स में जाते हो तो आपको दिखता होगा कि कुछ ऐसे आइटम्स रहते हैं जिसकी, जैसे कार है, कार तो मान लो एक ही दिख गया है, दो या तो मैक्सिमम से दो दिख जाएंगे। और कुछ आइटम ऐसे आइटम्स रहते हैं जिसकी क्वांटिटी जो है लार्ज रहती है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी रहती है। कुछ ऐसे रहती है जिसकी क्वांटिटी जो मीडियम रहती है। अब इसका क्या मतलब हुआ भाई, कार वो 10 क्यों नहीं रखें, क्योंकि 10 को कार रखेंगे तो मेरे भाई तो उसको उतना पैसे भी तो लगेंगे। मतलब क्या हुआ कि पेरेटो ने क्या बोला कि कंसेप्ट दिया, उसने क्या किया, अब इन्वेंट्रीज को जो है ना 3 क्लासिफिकेशन कर दिया, ए बी सी। अब तीनों का क्या मतलब हुआ कि मान लो भले ठीक है आपके पास 1000 आइटम है, लेकिन आप देखो इन 1000 आइटम से किसकी एनुअल, एनुअल मतलब एक साल की यूजेज वैल्यू, वैल्यू मतलब जो आप यूज़ कर रहे हो इन आइटम्स की, उसकी वैल्यू एक साल में सबसे ज़्यादा कौन सा आइटम की है, जिसकी रहेगी उसको ए कैटेगरी में डालो, और जिनकी एनुअल यूजेज वैल्यू जो है मीडियम है उसको बी में डालो, और जिसकी यूजेज वैल्यू सबसे कम है उसको सी में डालो, सबसे कम है, ठीक है, लोवेस्ट एनुअल यूजेज वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ मनी की बात कर रहे हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि मान लो कि कार है, कार को यह ख़रीदने में हमें जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो उसको क्या करो, सिंगल कार ही ला के रख लो, जिससे क्या होगी कि हमें जो है लो सेफ्टी स्टॉक या तो नील सेफ्टी स्टॉक भी रखना पड़ सकता है। लेकिन क्या करना पड़ेगा आपको, फ्रीक्वेंट जो है तुरंत चेक करना पड़ेगा, मान लो डेली बेसिस पे कि ये आइटम मेरे पास है कि नहीं है। मीडियम वाले में क्या रहता है, एक टाइम पीरियड 6 मंथ वगैरह का या 3 मंथ्स फिक्स कर दिया जाता है, उस टाइम पीरियड के बाद ही बी क्लास का जो आइटम्स रहता है उनको चेक किया जाता है। लेकिन हमें पता है कि सी क्लास के जो आइटम्स होते हैं वो सबसे लीस्ट, मतलब सबसे लोवेस्ट इनकी प्राइस होती है, एनुअल यूजेज वैल्यू होती है। इनको क्या करो, लार्ज क्वान्टिटी में ला के स्टोर करके रख लो, ताकि 6-6 महीने, साल भर तक, 1-1 साल तक हमें इन सारे आइटम्स को देखना ही ना पड़े। तो इससे क्या होगा कि हो गया कि इन्वेंट्री का जो मैनेजमेंट करने का जो तरीका था ना, मतलब इन्वेंट्री को जो मैनेज करने में बड़ा आसानी हो गया। लेकिन जो ए क्लास के आइटम है उनको फ्रीक्वेंट, मतलब बार बार तुरंत हमें इसलिए चेक करना क्योंकि इनकी जो एनुअल यूजेज वैल्यू है क्या सबसे ज़्यादा थी। तो आपको ये समझ में आ गया कि आइटम जो है ए बी सी है, यूजेज का मतलब क्या, यूजेज वैल्यू, वैल्यू मतलब मनी की बात कर रहा है, या आइटम परसेंटेज, मतलब ए वाला जो आइटम रहेगा उसकी जो वैल्यू रहेगी 50 से 60%। मान लो कि अगर 100 रुपीज़ का कोई आप एक साल में मान लो कोई आइटम खरीदते हो तो 50 से 60 रुपया खाली आपको एक क्लास का आइटम जो उसमें लग जाएंगे। इसलिए इसको आइटम को मात्र 10 से 20% रखते हो। 30 से 40 वाले परसेंट मतलब मीडियम है, और 10 से 20% मान लो आपको वैल्यू लगता है, मतलब 10 से 20 रुपया मात्र एक साल में लग रहा है, तो उसको आइटम को क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज में ला के जमा करके रख लो। तो हमें ये समझ में आया कि जो एबीसी जो एनालिसिस है, मतलब एबीसी जो कंट्रोल है, इसमें इन्वेंट्री आइटम्स जो होते हैं इसको क्लासीफाई किया गया है कि इसमें ए बी एंड सी कैटेगरीज में, और ये डिपेंड करता है अपन देयर यूजेज वैल्यू। ए की वैल्यू सबसे ज़्यादा, बी की मीडियम, और सी की क्या रहती है आपकी सबसे कम रहती है। इसलिए उसको सी वाले क्लास को आइटम को क्या रखना, ज़्यादा से ज़्यादा रखना। एक कैटेगरीज की जो आइटम की जो इन्वेंट्री होती है इसको ऑलमोस्ट नील, ऑलमोस्ट मतलब समझ रहे हो, कम आइटम रखना या तो नील रखना, नील मतलब एकदम ना के बराबर, क्योंकि उसकी जो एनुअल यूजर्स वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है इसीलिए। और फ्रीक्वेंट आपको रिव्यू करते रहना है, इज़ डन। इसी से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बताओ कि ए बी सी कंट्रोल में ए क्लास का आइटम कौन सा होता है, तो ए क्लास का आइटम वो होती है जिसकी एनुअल यूज, मेरे भाई ये जो बोल रहा है इससे इसी तरह क्वेश्चन पूछते हैं, एनुअल यूजर्स वैल्यू ज़्यादा रहती है। मान लो पूछ लिया कि ए बी सी कंट्रोल में बताओ कौन सा ऐसा आइटम है जिसको मतलब फ्रीक्वेंट रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या बोलोगे, सी क्लास आइटम, इसको ज़्यादा से ज़्यादा करके रखते हो। और फ्रीक्वेंट किसको रिव्यू करने की ज़रूरत होती है ना, ए क्लास आइटम को फ्रीक्वेंट रिव्यू करने की ज़रूरत पड़ती है, सी क्लास में ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों, क्योंकि ए क्लास के आइटम जो रहते हैं कम हम लोग ला कर रखते हैं, या तो नील रखते हैं, बट सी क्लास के आइटम जो रहता है भाई 50 से 60% के आसपास हम लोग ला के जमा करके रख लेते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। फिर वहीं पे सी क्लास आइटम्स क्या होते हैं भाई, इनको जो है लार्ज क्वांटिटी में क्यों रखते हैं, क्योंकि जो एनुअल यूजेज वैल्यू होती है इस इन्वेंट्री की वो सबसे कम होती है। इसलिए 50 से लेकर 60% के आसपास जो है इस इन्वेंट्री को हम लोग क्या करते हैं, हाथों में या बोल सकते हो गोडाउन में स्टोर करके रख लेते हैं। इसी तरीके से VED जो है, इसमें जो है इन्वेंट्री का क्लासिफिकेशन किया गया क्या कि वी का मतलब तो वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायर। वाइटल मतलब भाई कि मान लो कोई भी प्रोडक्शन सिस्टम है, उस प्रोडक्शन सिस्टम में कोई अगर आप आइटम बनाने जा रहे हो तो भाई बिना रॉ मटेरियल के कब बना लोगे, तो भाई रॉ मटेरियल वाइटल आइटम हो गया, वो तो चाहिए ही चाहिए। इसेंशियल मतलब अब मशीन्स वगैरह चलेगी तो उसका भाई ग्रीस, फ्लूइड, ऑयल जो भी उसमें लगेंगे वो तो चाहिए ही चाहिए। अब मान लो डिज़ायरेबल पिन, कॉटन, जूट, मान लो अगर वर्कर्स को ये सारे नहीं भी मिले, हाँ काम चल जाएगा।
तो उसके हिसाब से यहाँ पे आइटम्स को जो इन्वेंट्री को है मैनेज करने के लिए रखा गया है कि ठीक है भाई वाइटल कौन सा आइटम ना रॉ मटेरियल यार इसको तो लाना ही पड़ेगा, इसेंशियल इसको भी लाना पड़ेगा, पैसे नहीं है चलो डिजायरेबल इस बार छोड़ दो नेक्स्ट टाइम ले आएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे इन्वेंट्री को इसमें VED में मैनेज किया जाता है, ठीक है। और HML का क्या मतलब होता है भैया? HML का मतलब होता है इन्वेंट्री को क्लासीफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट प्राइस ऑफ इन्वेंट्री आइटम, मतलब कि किसकी यूनिट प्राइस हाई है, किसकी मीडियम है, किसकी लो है। SD का मतलब हो गया स्केयर, डिफिकल्ट एंड ईजी। स्केयर मतलब जैसे कि यूरेनियम है, इसको जो हैंडल करना है, आपको पता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करते हो, ठीक है, जो आप लोग न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन करवा के, तो वहाँ पे जो यूरेनियम को भाई थोड़ा सा हैंडल करना थोड़ा स्केयर होता है, थोड़ा डरावना होता है, डिफिकल्ट होता है। बोरन रॉड जिसमें हम लोग न्यूट्रॉन को भाई एब्जॉर्व करता है, और वाटर जो रहता है एक कूलिंग मीडियम के लिए जो वहाँ पे काम किया जाता है, तो ये इजी होता है। इस तरह से यहाँ पे स्केयर, डिफिकल्ट एंड इजी के फॉर्म में इन्वेंट्री को मैनेज किया जाता है। तो ये कुछ आपके इन्वेंट्री मैनेजमेंट के मेथड रहे हैं, जहाँ पे आपका ABC कंट्रोल सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, जिसमें A को जो है इसकी जो एनुअल यूजेज वैल्यू है ज़्यादा रहती है, इसलिए इसको कम रखते हैं और इसको हमको फ्रीक्वेंट जो है रिव्यू करना पड़ता है। लेकिन C क्लास का आइटम जो रहती है इसका आइटम ज़्यादा रहता है, क्यों? क्योंकि इसकी जो एनुअल यूजर्स वैल्यू क्या रहती है, बहुत ही लो रहती है, और इसको फ्रीक्वेंट रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 6 महीना साल भर के बाद ही करते हैं। तो चलो इसके क्वेश्चन तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिर भी यहाँ पे एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन से इसको थोड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ESC 2019 का क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनाइजेशन यूजेज ABC अप्रोच फॉर कैटेगराइजेशन ऑफ इट्स स्टॉक विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब क्लास C आइटम। अब C क्लास आइटम से बताना, ये बोलता है कि हाई वैल्यू एंड हाई रिस्क, ये तो गलत हो गया, हाई वैल्यू तो होता ही नहीं है, हाई वैल्यू एंड हाई वैल्यू तो होगा ही नहीं। लो वैल्यू एंड हाई रिस्क और लो वैल्यू एंड लो रिस्क, भाई तो ये लो वैल्यू एंड लो रिस्क वाला होता है, रिस्क इसमें ज़्यादा होता ही नहीं क्योंकि इसकी एनुअल वैल्यू सबसे कम होती है, इसलिए इसका आंसर D हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो कि क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये SSC JEE का क्वेश्चन है, ठीक है। पूछा गया है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन वॉल्यूम इज। अब प्रोडक्शन सिस्टम में अगर आपको याद आ रहा होगा तो प्रोडक्शन सिस्टम के अलग अलग टाइप थे मेरे दोस्त, कुछ याद आ रहा? पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो ना मेरे भाई, शॉर्ट नोट्स बना कर रखो यार, तब ना, नहीं तो भूलते जाओगे पढ़ते जाओगे। एक था कंटिन्यूअस और एक था आपका इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट के 2 थे, कौन सा? एक बैच प्रोडक्शन, एक था जॉब फ्लो प्रोडक्शन। इसके कंटिन्यूअस के 2 थे, मास एंड फ्लो प्रोडक्शन और प्रोसेस प्रोडक्शन। हम लोगों ने देखा था कि जो इंटरमिटेंट है इसमें रुक रुक के हमारी जो है प्रोडक्शन होती है, और इसमें कस्टमर क्या करती है, ऑर्डर करती है। जॉब में क्या होता है, कोई एक सिंगल स्पेसिफिक हम लोग किसी आइटम को बनाते हैं, और बैच में जो आइटम को ग्रुप में बनाया जाता है। मास एंड फ्लो में क्या होता है, कस्टमर ऑर्डर नहीं करता है और यहाँ पे हम लोग स्टोर करके जो है लार्ज क्वांटिटी में बना के उसको रख लेते हैं, यहाँ पर कस्टमर को ऑर्डर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और प्रोसेस प्रोडक्शन में देखा था किसी एक सिंगल आइटम को है बहुत ज़्यादा, जैसे स्टील का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो सिर्फ स्टील ही होता है। तो अब मुझे ये बताना सबसे कम जो है वॉल्यूम का प्रोडक्शन किस आइटम का हुआ है। यहाँ पे सबसे वॉल्यूम जो है सबसे कम जो है जॉब फ्लो प्रोडक्शन का हुआ है, ठीक है। जॉब फ्लो जो है उससे कम उसके बाद किसका हुआ है, सबसे कम की बात कर रहा हूँ। जॉब फ्लो से बाद बैच प्रोडक्शन का आ जाएगा, बैच प्रोडक्शन के बाद किसका आ जाएगा, मास एंड फ्लो प्रोडक्शन। मास एंड फ्लो प्रोडक्शन के बाद आ जाएगा प्रोसेस प्रोडक्शन। मतलब कि ये प्रोसेस प्रोडक्शन में जो है हम लोग सबसे ज़्यादा आइटम बनाते हैं, उसके बाद मास एंड फ्लो में बनाते हैं, और उसके बाद बैच प्रोडक्शन सिस्टम बनाते हैं। सबसे कम आइटम जो वॉल्यूम में बनाते हैं वो हम लोग जॉब प्रोडक्शन सिस्टम में बनाते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है कि क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया मेरे भाई कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन वॉल्यूम। इंक्रीजिंग मतलब कम, सबसे देखो कि प्रोडक्शन सिस्टम सबसे कम किस में है, बैच है, जॉब है, नहीं जॉब सबसे कम होता था। सबसे पहले देखो जॉब किस में कम है, ना इसमें है और इसमें है। सेकंड देखो फ्लो एंड मास लिखा हुआ है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, फ्लो एंड मास नहीं होता, बैच होता है। बैच के बाद क्या होगा, मास एंड फ्लो। मास एंड फ्लो के बाद क्या हो जाता, प्रोसेस। अगर यहाँ पे दिया हुआ रहता है तो इसलिए इसका आंसर क्या होता है, D आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन कंसेप्चुअल पूछे जाते हैं। तो जो मैं करवा रहा हूँ एक एक पॉइंट, आपको बेकार की चीज़ें नहीं रहता, वही सारे मैं अपने नोट्स में डालता हूँ मेरे भाई, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वही सारा चीज़ मैं डिस्कस करता हूँ आपके लेक्चर्स में जो आपके किसी ना किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। लेक्चर्स को यार अच्छी तरीके से अगर सुनोगे और लेक्चर्स बनाओगे, जो नोट्स आपको ATS क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे मिल जा रहा है, तो मोर देन आपको सफिशिएंट हो जाएंगे। फिर हम लोग भर भर के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलो लेक्चर की फीडबैक जरूर देना। लेक्चर देखते हो तो भाई कमेंट एक जरूर करना। कमेंट को करने में आपको 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन उससे मेरे को ये समझ में आता है कि हाँ कितने बंदे जो हैं वीडियोज़ को देखते हैं और एक्टिव रहते हैं, और कितने को ये समझ में आ रही है, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।